हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमिकल रिएक्शन के लेक्चर 4 में। आपने पिछले क्लास में डीकम्पोजिशन रिएक्शन को देखा था, जिसमें आपने देखा था कि एक कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल, कॉम्प्लिकेट मॉलिक्यूल टूट करके छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाएगा और सिंस इस प्रोसेस में टूटने की प्रक्रिया हो रही है, डीकम्पोजिशन हो रहा है, सो एनर्जी रिक्वायर होगा। आप ये भी देखे थे कि जो टूटने की प्रक्रिया है एनर्जी रिक्वायर होगा, तो एनर्जी के अलग अलग सोर्स के बेसिस पे आपने डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें आपने देखा था कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज ए मॉलिक्यूल टू ब्रेक डाउन इन सिंपलर मॉलिक्यूल, सो सच रिएक्शन आर नोन एज द थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपने पिछले क्लास में थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ लिया था, जहां पे एग्जाम्पल दिया गया था कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए, जहां पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता था। लेड नाइट्रेट को तोड़ा था, फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना था। ऐसे कई सारे आपने केमिकल्स को थर्मली डिकम्पोज किया था, हीट एनर्जी दे करके तोड़ा था। तो वो तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। अब आज हम देखेंगे और भी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को देखेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस, देखो ये जो शब्द है यही अपना कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। इसे देखो, इलेक्ट्रो और लिसिस, इलेक्ट्रो और लिसिस मतलब क्या होगा, करंट के द्वारा अब करंट प्रोवाइड किया और ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन किया। तो क्या बोला गया, when a chemical reaction takes place, when a decomposition reaction takes place due to the presence of electrical energy, therefore such chemical reaction are the electrolysis, means chemical reaction which occurs due to केमिकल रिएक्शन में कौन सा, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन which occurs due to electrical energy। तो क्या बोला गया, वह केमिकल रिएक्शन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण से डीकम्पोजिशन किया हो, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। एनर्जी नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। तो अब हमें इसका एक एग्जांपल लेके चलना है, जो आपको एनसीईआरटी में वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करने पे क्या क्या बनता है, कैसे उसका टेस्ट किया जाएगा। तो लेट्स स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर।
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमें पानी को कैसे तोड़ना होगा उसके कंपोनेंट में। अब आपको याद होगा पानी के कंपोनेंट कौन कौन थे, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। क्या क्या था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर द कंपोनेंट ऑफ वाटर। तो हमें अब पानी को तोड़ के वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लाना होगा। तोड़ने में क्या खर्चा होगा, एनर्जी, जो कौन देगा इस बार, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा वो एनर्जी। सो दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने एक प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर ले लिया, मग ले लिया, प्लास्टिक मग को ले सकते हो। इस पे हमने क्या किया, रबर लगा दिया, इसमें होल करके रबर लगा दिया, पानी लीक नहीं करेगा। और इस रबर के ऊपर हमने ये लगा दिया टेस्ट ट्यूब, ये लगा दिया हमने टेस्ट ट्यूब लगा दिया। इस पूरे में ये वाटर भरा हुआ है। ये हमने लगा दिया बैटरी। अब देखो बैटरी का ये क्या होता है, पॉजिटिव पोल, ये क्या होता है इसका, निगेटिव पोल। देखो बड़ा वाला लाइन पॉजिटिव पोल, छोटा वाला लाइन निगेटिव पोल होता है। और देखो इसमें जो ये वाटर भरे रहते हैं, वाटर इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, ये इंसुलेटर काम करता है अगर प्योर वाटर है तो इस वाटर में कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा HCl या H2SO4 या कोई सॉल्ट को थोड़ा सा मिला देते हैं जो अपने को आयनाइज कर देता है। इसके कारण से वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब कई बच्चे कहेंगे सर वाटर में तो करंट आता है, तो कौन से वाटर में करंट आता है, जो टैप वाटर होते हैं, जो नल के पानी वाले होते हैं, या जो नलकूप से आता है, जो नदी से पानी आते हैं उसमें करंट आते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे साल्ट डिजॉल्व होते हैं। इसके कारण से कंडक्टिविटी होती है। और वो भी कब होता है, हाई वोल्टेज पे होता है, लो वोल्टेज पे नहीं शो कर पाएगा। तो क्या होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होगा उसमें लो वोल्टेज में कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा, एकदम नहीं शो करेगा, बहुत थोड़ा शो करेगा। ठीक, तो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ा हमें, उसमें थोड़ा सा HCl या H2SO4 या कोई सॉल्ट को मिला दिया ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ सके। तो स्टूडेंट्स ये सेटअप हमने कर लिया। अब हमने देखा इसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया। पहला हमने काम क्या किया, मिक्स सम HCl इन वाटर to improve conductivity। कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ हमने HCl को मिला दिया है। अब ये क्या आपका वाटर प्लस HCl हो गया इसमें। अब हम देखेंगे कि कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम्स देखेंगे कि यहां पे गैसेस रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। अब गैसेस रिलीज होना शुरू होंगे, इसलिए ये पॉजिटिव पोल था, तो यहां पे गैसेस, ये गैसेस यहां पे इकट्ठा हो गए, ये गैस यहां इकट्ठा हो गया, हाइड्रोजन में गैस यहां इकट्ठा हो गया। अब आप कहोगे कि इसमें ज्यादा गैस, इसमें कम गैस इकट्ठा क्यों हुआ, इसका कारण है अभी आपको हम बताते हैं। तो देखो अब ये पॉजिटिव पोल पे
गैस इकट्ठा हुआ है, निगेटिव पोल पे गैस इकट्ठा हुआ है। निगेटिव पोल पे जो गैस इकट्ठा हुआ है वो हम पॉजिटिव वाले गैस से ज्यादा मात्रा में बना है। तो इनको पहले टेस्ट करते हैं कौन कौन सी गैसेस ये हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लो ये टेस्ट ट्यूब ए था और ये टेस्ट ट्यूब बी है। गैस ऑफ टेस्ट ट्यूब ए। तो देखो स्टूडेंट्स, जब हम गैसेस को अब टेस्ट करेंगे कि इसमें से कौन हाइड्रोजन होगा और कौन ऑक्सीजन होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब वाटर मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करेंगे तो वाटर में दो ही कंपोनेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम टेस्ट करते हैं कि कौन से टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन है और कौन सा टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन है। तो हमने देखा पहले, गैस ऑफ टेस्ट ट्यूब ए इजिली बर्न व्हेन कम नियर टू फ्लेम, सो इट इज ऑक्सीजन। क्या होता है, जब हम ए को ले गए किसी भी जलते हुए कैंडल के पास में या किसी भी तीली के पास जलते हुए, तो क्या देखा, वो बड़े आराम से ये गैस जो है टेस्ट ट्यूब ए का जल जाता है। तो जब ये बड़े आराम से जल गया तो हम कहेंगे ये तो ऑक्सीजन था, क्योंकि जलती हुई तीली ऑक्सीजन प्रेजेंस में और अच्छे से जल जाएगा या जलता हुआ कैंडल और अच्छे से जलने लगेगा। तो क्या हुआ, वहां पे हम समझ गए कि इस टेस्ट ट्यूब ए में क्या प्रेजेंट है, गैस कौन सा प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर जब हमने बी वाले के पास ले गए, बड़ा सावधानी से काम करना होगा, बिना टीचर के प्रेजेंस में या बिना किसी एक्सपर्ट के प्रेजेंस में ये काम नहीं करना चाहिए। जब हमने बी वाले को ले गया, गैस ऑफ बी बर्न विग्रसली, बड़ा तेजी से विस्फोट के साथ चलता है, विग्रसली व्हेन कम नियर टू फ्लेम, देयरफॉर दिस गैस इज हाइड्रोजन। तो हमें पता था कि या तो हाइड्रोजन होगा या तो ऑक्सीजन होगा। जो गैस आराम से जल गया वो ऑक्सीजन, जो विग्रसली जला, जो विस्फोट के साथ जला, वो कौन सा गैस था, हाइड्रोजन गैस था। तो ये तो क्लियर हुआ कि इसमें ए में क्या रिलीज हुआ, ऑक्सीजन, और बी में क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं कि ये काम हुआ कैसे होगा, कैसे ये जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे हुआ होगा। देखो, जब करंट पास कराते हो तो जो वाटर है वह अपने आयंस में ब्रेक कर जाता है, हाइड्रोजन आयन में और ऑक्सीजन आयन में। देखो यहां में दिखाया इक्वेशन को, हाइड्रोजन जो वाटर को हमने ब्रेक किया, यहां पर हमने क्या पास करा दिया, करंट पास कराया। किसमें टूट गया, हाइड्रोजन आयन में और ऑक्सीजन आयन में। अब देखो, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो कहां भाग के जाएगा, जहां पे उसको निगेटिव चार्ज मिले, निगेटिव पोल पे भाग करके जाएगा। और जब ये निगेटिव पोल पे जाएगा तो वहां पे इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होगा, रिडक्शन। ये वहां से जाके इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो ये हाइड्रोजन आयन, ठीक है, यहां पे क्या है, टुवर्ड्स द मूव टुवर्ड्स द निगेटिव पोल, कहां पे, कैथोड, वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। सिमिलरली अब ऑक्सीजन आयन कहां भागेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये ऑक्सीजन आयन कहां जाएंगे, ऑक्सीजन आयन वहां जाएंगे जहां पे इनको बड़े आराम से पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है। तो ये कहां जाएंगे, एनोड के पास जाएंगे जहां पे इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक, तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि हाइड्रोजन आयन कैथोड पे क्यों मिलता है और ऑक्सीजन आयन आपको एनोड पे क्यों मिलता है। ये दो बातें तो आपको समझ में आ गया। देखते हैं इस प्रोसेस में ये काम कैसे करता होगा। देखो, जो हाइड्रोजन आयन जाएगा तो कैथोड से इसको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो दो हाइड्रोजन आयन और दो इलेक्ट्रॉन मिला, क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। कहां हुआ ये काम, कैथोड हुआ। सो ये रिडक्शन कराया। ठीक, ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ऐसे ही ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल था, दो नेगेटिव आयन था, जाएगा क्या करेगा, अपना ऑक्सीडेशन करेगा। क्या बन गया, O। अब इसका इसे दो मॉलिक्यूल जाएगा तो क्या करेगा, बनेगा O2 प्लस ये चार इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव कर देगा।
अच्छा, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो इसके कारण से ये भी 4 हाइड्रोजन आयन को आराम से, ये क्या बनेगा, 2H2 बन जाएगा। देखो बैलेंस कर लिया आपने। देखा, जब एक O2 मॉलिक्यूल निकलना है तो 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। इस 4 इलेक्ट्रॉन को यह हाइड्रोजन आयन ले रहा है और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल रहा है। इससे एकदम प्रूफ हो रहा है कि जब 2 H2 मॉलिक्यूल, तो पूरा ओवरऑल लिखोगे, बोलोगे कि 2H2O मॉलिक्यूल से क्या बन गया, 2H2 मॉलिक्यूल बन गया और प्लस एक O2 मॉलिक्यूल बन गया है। तो आपने देखा ना कि 2 वाटर मॉलिक्यूल तोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना। मतलब साथ क्या है, जितना ऑक्सीजन बनेगा उसका दुगना हाइड्रोजन बनेगा, जितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसका दुगना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसीलिए क्या है कि इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जितना ऑक्सीजन बना उसका दुगना क्या बना है, हाइड्रोजन गैस बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो सकता है कि व्हाई हाइड्रोजन गैस वॉल्यूम इज मोर देन द ऑक्सीजन गैस वॉल्यूम, देन यू कैन से दैट व्हेन वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन देन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज ट्वाइस देन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या होगा, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का नंबर होगा वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से दुगना होता है। इसी कारण से ये ऐसा होता है। इसका हमने आपको यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिया। लिखा गया है इन इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन आयन फॉर्म ट्वाइस देन द ऑक्सीजन टू नेगेटिव आयंस, सो हाइड्रोजन गैस वॉल्यूम इज ट्वाइस ऑफ द ऑक्सीजन गैस वॉल्यूम। ये कुछ बातें था इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। आपको हमने अब ये बताते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो एनर्जी चाहिए था, जो वाटर मॉलिक्यूल को जो तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए था, वो एनर्जी कहां से आया, तो वो एनर्जी कहां से गया, बैटरी से गया। कहां से गया, बैटरी से गया। तो अब बताओ, जब बैटरी अपना एनर्जी दे देगा तो बैटरी क्या होगा, डिस्चार्ज। इसी कारण से बैटरी यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है और अपना करंट दे करके वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। तो बैटरी ने क्या दिया, करंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया। सो दिस इज द क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। इस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कौन सी एनर्जी मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला। सो इट इज द इलेक्ट्रोलिसिस दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, सो बैटरी बिकम डिस्चार्ज। अब आपको पता है कि एनर्जी तो कंजर्व होता है, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। ये थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ है, पहला कानून है। तो देखो यहाँ भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, जो बैटरी की एनर्जी था वो अपना लॉस किया और वो एनर्जी कहाँ चला गया, इन गैसेस में प्रेजेंट हो गया। वो एनर्जी कहाँ हुआ, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने में कंज्यूम हुआ और वो इनके पास वो एनर्जी वापस आ गया। इसलिए इनको जब जलाते एनर्जी रिलीज होता है फिर से। तो ये पूरी प्रोसेस थी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन जो हुआ, जिसमें आपने वाटर के डिकम्पोजिशन के बाद अब हम देखते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो हमारा नया जो केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन का वो कौन है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब देखो, जैसा कि रिएक्शन का नाम है वैसा इसका काम होगा। तो क्या नाम है, फोटो और केमिकल। फोटो ये जान जाओ, जहां पर भी फोटो शब्द आ जाए वहां पे समझ जाओ कि किससे रिलेटेड है, यह लाइट से रिलेटेड है। किससे मतलब उसका है, लाइट से। तो फोटो मीन्स क्या हो जाएगा, लाइट, और ये क्या है, केमिकल है, डिकम्पोजिशन। तो क्या बताओगे कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन प्रोसेस में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो, लाइट हो, उसको हम क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। मींस यू कैन से दैट द
chemical reaction in which decomposition process takes place due to the energy of light. Such chemical reaction is known as the photochemical decomposition reaction. ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके करने के लिए, जिसमें डिकम्पोजिशन को करने के लिए लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन in which decomposition reaction occurs due to energy of light. Such reaction called photochemical decomposition reaction. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला गया, केमिकल रिएक्शन इन विच decomposition reaction occurs due to energy of light. Such reaction is called photochemical decomposition reaction. Means इस केमिकल रिएक्शन में जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो क्या होगा? लाइट होगा। अब बताओ लाइट में एनर्जी कहां से आएगा? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लाइट की एनर्जी किसके कारण होता है? उसके फ्रीक्वेंसी के कारण होता है। जो लाइट की एनर्जी होता है, कई बच्चे पूछ सकते हैं लाइट की एनर्जी कहां से होगा? जो लाइट एनर्जी होता है ये इक्वल टू किसके बराबर होता है? एच न्यू के बराबर होता है, जहां एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻34। ये आपने 9th में पढ़ा होगा। कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻34 प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू क्या है? ये है आपका फ्रीक्वेंसी है, जिसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होता है। ये भी आपने 9th के फिजिक्स में पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी को और प्लैंक्स कांस्टेंट को एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में रहा होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो लाइट है उसकी एनर्जी आपको मिल जाता है। तो ठीक, अब लाइट की यह एनर्जी क्या करता है? उस केमिकल को तोड़ देता है। हम कुछ एग्जांपल फोटोकेमिकल रिएक्शन का देखते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो है सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड होता है उसको तोड़ने का। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, क्या कहते हैं इसको? सिल्वर क्लोराइड। देखो, जो सिल्वर क्लोराइड है यह व्हाइट कलर का होता है, चमकदार होता है, व्हाइट कलर का होता है। कैसा हुआ? व्हाइट कलर का। आपने क्या ले लिया इसको? सनलाइट की एनर्जी दे दिया, एचएनयू प्रोवाइड कर दिया, सनलाइट की एनर्जी दे दिया। तो ये क्या करता है? इसे सॉलिड फॉर्म में है, ये टूट जाएगा किसमें? सॉलिड में प्लस क्लोरीन गैस में। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 1 क्लोरीन, बेईमानी नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, सिल्वर 2 हो गया, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, रिएक्शन बैलेंस हुआ। क्लोरीन इज द गैस फॉर्म। तो क्या देखा? जब हम सिल्वर क्लोराइड को, जो सिल्वर क्लोराइड है, इसको हमने सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड किया, यह सिल्वर और क्लोरीन में बदल गया। ये वहां पे ग्रे कलर का होने लगते हैं, सब वहां पे ग्रे कलर का होने लगता है। तो इस प्रकार से सिल्वर क्लोराइड को वेट लाइट एनर्जी को हमने प्रोवाइड किया,
तो यह ग्रे कलर में बदल गया, जो पहले व्हाइट था वो ग्रे कलर में आ गया, क्योंकि यह ब्रेक कर गया और क्लोरीन गैस यहाँ से रिमूव्ड आउट हो गया। So this is reaction is very important, chemical reaction of the photochemical decomposition। NCERT में बड़े अच्छे से इसको दिया हुआ है। दूसरा एग्जांपल हम NCERT का ही देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ने के लिए। अगर सिल्वर ब्रोमाइड है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, यह सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है। सेम बात, इसको हमने लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, फिर से क्या होगा, वही बात होगा, 2AD सॉलिड प्लस Br2 गैस। अब इससे कंपैरिजन में भी यह और जल्दी टूटता है। अब इसका हम लोग फायदा उठाते हैं। तो जो शुरुआत में तुम देखोगे जो ब्लैक और व्हाइट फोटो खींचे जाते थे शुरुआत के समय में, जब पहले कैमरा का भी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो जो ब्लैक और व्हाइट फोटो खींचे जाते थे वो इसी सिल्वर ब्रोमाइड के कारण से ही खींचे जाते थे। उसमें बस फ्लैश उसमें तो नहीं होता था, जब शटर ओपन हुआ डाउन हो गया उतने में जो लाइट एंट्री किया, वो लाइट क्या करता था, सिल्वर ब्रोमाइड को व्यक्ति के द्वारा रिफ्लेक्ट किए हुए लाइट जो है जिस फॉर्म में रिफ्लेक्ट होते थे उसी फॉर्म में इसको तोड़ देते थे। फिर इसको जो फोटो डेवलपर थे उनको इनकी स्टेबलाइजेशन करने वाले सोल्यूशन में धुलता था, धुल करके नेगेटिव बनाता था, उस नेगेटिव से बाद में एक फोटो बनता था। तो कह सकते हो दिस photochemical reaction is used to develop black and white photos, black and white photo in early टाइम। इस बात समय में अर्ली टाइम में ऐसा हम करते थे ब्लैक और व्हाइट फोटो खींचने के लिए। अब तो हमारे पास बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कलर्ड फोटो बहुत अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींच लेते हैं हम लोग। सब सेंसर्स का इस्तेमाल करके हम लोग कर लेते हैं। पहले हम इसी सिल्वर ब्रोमाइड को ही ब्रेक करके लाइट के जैसा लाइट रिफ्लेक्ट होकर आता था, जिस पर्सन का हम फोटो खींच रहे हैं, जैसे कि उसके बाद से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बहुत कम होगा। व्हाइट शर्ट को पहना है तो सारा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, चेहरे के अनुसार लाइट रिफ्लेक्ट होगा। उसी के अनुसार क्या होता था, इस सिल्वर ब्रोमाइड का ब्रेक डाउन होता था और उसी के साथ फोटो डेवलप किए जाते थे। तो ये कुछ था आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इस प्रकार से आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट देख लिया है। इसको और अच्छे से रीड करो। अब हम लोग कुछ नए केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं।